दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि ईसा अपने मन में ही बड़बड़ाती जा रही थी। जब देखो तब गुस्सा ही करता रहता है। तबीयत ठीक नहीं है तो प्यार से बात भी नहीं कर सकता। अब आगे समर उसके बगल के ड्रॉवर से थर्मामीटर निकाल रहा था। उसने उसकी बड़बड़ाने की आवाज़ सुन ली। वो मुस्कुराते हुए उठा और थर्मोमीटर उसके मुंह में डाल दिया। ईसा उसे अभी भी घूर रही थी। घूर क्यों रही हो? वो कुछ बोलने वाली होती है कि समर ने उसे रोकते हुए कहा, बोलना मत, नहीं तो थर्मामीटर मुंह से निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद समर ने टेम्परेचर देखा। फीवर 103 डिग्री था। वो उसकी तरफ फिक्र से देखने लगा। कितना है? ईसा ने लड़खड़ाती जवान में कहा। तुम चिंता मत करो, ज़्यादा नहीं है। बस डॉक्टर आके दवाई दे देंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस बार समर ने उसे प्यार से कहा। वो उसके पास बैठ गया। ईसा को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। उसने समर का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। 10 मिनट के बाद डॉक्टर घर पे आ गए। समर उन्हें ईसा के पास तुरंत लेकर आया। डॉक्टर ने ईसा का अच्छे से चेकअप किया। घबराने की बात नहीं है, इन्हें सिर्फ ठंड लगा है, ये वायरल नहीं है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन डॉक्टर, फीवर बहुत ज़्यादा है, समर ने धीरे से कहा। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको 2 दिन का डोज दे रहा हूँ। दवाई खाते ही इनका फीवर उतर जाएगा। बस 2 दिन तक इन्हें ठंडा लगने से बचाना है और ठंडे खाने से दूर रखिएगा। और हाँ, हो सके तो इनके पैरों के तलवे में सरसों की तेल की मालिश करवा दीजिएगा, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप मेरे कहने पर इस टाइम आ गए, समर ने कहा। कैसी बात कर रहे हो आप? पेशेंट को देखना मेरा फर्ज है, डॉक्टर ने कहा। समर ने डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा और ईसा के पास आ गया। उसने जल्दी से ईसा को दवाई खिलाई, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और जाने लगा। तभी ईसा ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ चल दिए? किसी को बताना मत प्लीज, सबकी नींद टूट जाएगी और खामखा सभी लोग परेशान हो जाएंगे। आई नो, मैं बस किचन से सरसों का तेल लेकर आता हूँ, डॉक्टर ने मालिश करने के लिए कहा है। समर ने कहा, क्या ज़रूरत है, दवाई तो खा ही लिया है, अब फीवर उतर जाएगा। कहते हुए ईसा को फिर से छींक आ जाती है। उसकी नाक भी बंद होने लगी। समर को उसकी और भी ज़्यादा फिक्र होने लगी। तुम ज्ञान कम दो और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, समर कह के नीचे चला गया। ये नहीं मानेगा, ईसा ने मन ही मन कहा। समर किचन में आया और तेल ढूंढने लगा। तेल मिलने के बाद उसने थोड़ा सा तेल कटोरी में निकाला। तभी उसने सोचा, इसे हल्का सा गरम कर लेता हूँ, ज़्यादा फायदा करेगा। उसने तभी गैस ऑन किया और तेल की कटोरी को गर्म करने लगा। गर्म होने के बाद जैसे ही कटोरी को हाथ लगाया, उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। कटोरी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये तो ज़्यादा ही गर्म हो गया यार, इसे ठंडा करना पड़ेगा, वो खुद से ही कहते हुए हॉल में आया और फैन के नीचे तेल को हल्का ठंडा किया और जल्दी से ईसा के रूम में गया। ईसा सो चुकी थी। वो उसके पास धीरे से गया। उसने उसका पैर हाथों में लिया और तेल से मालिश करने लगा। समर के छूने से ईसा की नींद खुल गई। वो एकदम से उठकर बैठ गई। तुम जग क्यों गई यार, तुम सो जाओ, समर ने प्यार से कहा। ईसा ने अपना पैर पीछे करते हुए कहा, तुम क्यों ये सब कर रहे हो, मैं खुद कर लूँगी ना। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा इस तरह से मेरे पैरों में मालिश करना अच्छा थोड़ा लगता है। एक बात बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तब तुम भी तो मेरे
बैंडेज चेंज करती थी ना, फिर मैं क्यों नहीं। बहुत जिद्दी हो तुम। नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं। समर ने ईसा का पैर आगे किया और उसके तलवे पर तेल लगाने लगा। ईसा ने उसी वक्त उसकी उंगली के जले का निशान देख लिया। ये क्या है? ये जला कैसे? कह रही थी किचन में मत जाओ। तुम्हें आदत नहीं है। आप जला लिया ना, और इतनी देर से बताया भी नहीं मुझे। ईसा ने समर को डांटते हुए कहा। नहीं, वो थोड़ा सा ही है, समर ने उसे शांत करवाते हुए कहा। ईसा बेड से नीचे उतरने लगी। समर ने उसे टोकते हुए कहा, क्या कह रही हो? तुम्हारे पैर में तेल लगा है, गिर जाओगी। फर्स्ट एंड बॉक्स निकाल रही हूँ। तुम्हें तो अपनी चिंता है ही नहीं, पर मुझे तो है, ईशानी ने कहा। तो एक पल के लिए समर उसे देखता ही रह गया। इतनी तबीयत खराब है, फिर भी इसे मेरी ही परवाह है, समर मन ही मन सोचते हुए मुस्कुराने लगा। उसने ईसा को रोका और कहा, मैं निकालता हूँ। उसने फर्स्ट एंड बॉक्स निकाला। ईसा बॉक्स को तुरंत छीनते हुए उसमें से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल के उसे लगाने लगी। उफ, कितना जल गया है। अब से मैं तुम्हें कभी किचन में जाने ही नहीं दूंगी। ईसा बोलते हुए उसके उंगली पे फूंक मार रही थी ताकि उसे दर्द ना हो। वो बड़बड़ाई ही जा रही थी और समर उसे चुपचाप सुन रहा था। ईसा की फिक्र उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अब लगा दिया ना दवाई, अब पैर आगे करो और कोई नखरा नहीं, समर ने कहा। तो इस बार ईसा ने भी कुछ नहीं कहा। समर ने उसकी तलवे को अच्छे से मालिश की। ईसा को मालिश से अच्छा लग रहा था। उसे देखते देखते सो गई। समर ने उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर किया। उसके दोनों साइड में तकिया भी रख दिया ताकि उसकी नींद ना टूटे और वो आराम से सो जाए। समर ने ईसा के ही पास रुकने का सोचा। वो उसे इस हालत में उसे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। ईसा अब कांप नहीं रही थी। समर सोफे पर बैठा और टेबल से पैर टिका के वहीं सो गया। 2 घंटे बाद सुबह हो गई। खिड़की से सूरज की रोशनी आने लगी। पिया दरवाज़ा खोलते हुए ईसा के रूम में आई। उसने देखा ईसा बेड पर अभी तक सो रही थी और समर सोफे पे। भाई, ईसा के रूम में क्या कर रहे हैं? कहते हुए वो समर के पास गई। उसने धीरे से समर का कंधा हिलाया। समर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठा। उठते ही उसकी नज़र सबसे पहले ईसा की तरफ गई। समर ईसा को देखना चाह रहा था, लेकिन पिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पिया ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ समर को देखकर कहा, पूरी रात यहीं पर थे क्या भाई? समर ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, रात से ही ईसा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसे हाई फीवर था। क्या? मुझे क्यों नहीं उठाया भाई? पिया परेशान होते हुए कही। वो ईसा के पास गई और धीरे से उसका माथा सहलाने लगी। समर ने पिया के पास आते हुए कहा, इसे अभी थोड़ी देर और सोने देना, प्लीज अभी जगाना मत। ये ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर को कॉल करती हूँ, पिया ने कहा। नहीं, डॉक्टर को कॉल मैंने बुला लिया था, इन्होंने दवाई दी है, अब ये बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। बस ध्यान रहे कि ये 2 दिन तक कुछ ठंडा ना खाए, समर ने पिया को समझाते हुए कहा। ठीक है, आप भी जाके फ्रेश हो जाइए, मैं आप दोनों का ब्रेकफास्ट आज रूम में ही भिजवा देती हूँ, पिया ने कहा। कहते हुए समर अपने रूम में चला गया। जब तक आप हैं ईसा के साथ, उसे कुछ हो भी नहीं सकता भाई। बस अब आपको ये समझना है कि आप ईसा से प्यार करते हो। भगवान जी, प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि ईसा यहाँ हमेशा के लिए मेरी भाभी बन के रुक जाए। इन दोनों को एक कर दो, पिया मन ही मन कहा। पिया थोड़ी देर वहीं बैठी रही। ईसा की नींद खुल चुकी थी। पिया ने उसे सहारा देकर उठाया। ईसा की नज़र सोफे पर थी
वो समर को खोज रही थी। अब कैसी तबीयत है? सॉरी, मेरी वजह से तू उठ गई, पिया ने पूछा। पहले से तो बहुत बेहतर, और अच्छा ही हुआ ना कि उठ गई। ज़्यादा देर तक सोई तो और बीमार फील करूँगी, ईसा ने स्माइल करते हुए कहा। वो अभी भी सोफे पर देख रही थी। पिया समझ गई। उसने कहा, भाई को मैंने ही फ्रेश होने भेज दिया है, वो रात भर से तेरे पास ही बैठे थे। ईसा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं ठीक किया, मेरी वजह से पूरी रात परेशान था, ठीक से सोया भी नहीं है, बस मैं ही बिजी रहा। पिया ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान तो होंगे ही ना, तुझे इतना मानते जो हैं। चल अब तू भी फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। पिया ने उठ के वार्डरोब से उसके कपड़े निकाले और नीचे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनवाने चली गई। वो किचन में आई। नीमा जी ब्रेकफास्ट तैयार ही कर रही थी। मॉम कुछ लाइट बना दीजिएगा, दलिया टाइप, पिया ने कहा। नीमा जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तू दलिया खाएगी? आज तक तो कभी हाथ भी नहीं लगाया दलिया को। मेरे लिए नहीं, ईसा के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। नीमा जी घबराते हुए कहीं, क्या हुआ है उसको? कल से फीवर था, पर भाई ने डॉक्टर को बुला के चेकअप करवा दिया है, वो अब ठीक है, बस थोड़ा ठंड लग गया था, पिया ने पूरी बात बताते हुए कहा। हाँ, मैं बना दूंगी और खुद ही दूंगी, तू जाके बाकियों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज, नीमा जी ने कहा। जी मॉम, कहते हुए पिया सबको बुलाने चली गई। ईसा बाथरूम में ब्रश कर रही थी। उसे थोड़ा वीकनेस जैसा फील हो रहा था। उसके हाथ से ब्रश छूट के नीचे गिर गया। वो उठाने के लिए झुकी रही थी कि समर आ गया। उसने ब्रश उठाते हुए कहा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, आराम की अभी भी ज़रूरत है। हाँ, ईसा ने धीरे से कहा। समर ने उसे ब्रश में पेस्ट लगा के दिया। वो शीशे के सामने आई और ब्रश करने लगी। बीच बीच में वो समर को देखने लगी। वो उसके पीछे ही खड़ा था। समर उसे देख के मुस्कुराने लगा। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें ब्रश करते देखकर हंसी आ गई, समर ने उसे देखते हुए कहा। ईसा ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों, कार्टून लग रही हूँ क्या ब्रश करते हुए? समर ने उसके नाक पे लगा झाग साफ करते हुए कहा, कार्टून तो नहीं, पर क्यूट बहुत लग रही हो। समर के कहते ही ईसा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ भी, ब्रश करते हुए कोई क्यूट लगता है क्या? हाँ, तुम लगती हो ना, समर ने उसके गाल नीचे करते हुए कहा। चलो अब बाहर जाओ, मुझे नहाना है, ईसा ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी क्यों है? तुम पहले ब्रश तो कर लो, आज क्यूट लग रही हो, मुझे तुम्हें देखना है, समर वही खड़े हुए कहा। उफ, क्या हो गया है आज तुम्हें? पागलों वाली हरकत कर रहे हो, अब जाओ, ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा और धक्का देकर समर को बाहर किया। समर बाहर चला गया। वो बालकनी में जाके खड़ा हो गया। बरसात का मौसम था, काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही थी। उसके फ़ोन पर मैनेजर का कॉल आ रहा था और उससे बात करने में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद ईसा भी नहाकर बाहर आ गई। वो गुनगुनाते हुए अपना बाल ड्राई कर रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि समर उसके रूम में से गया ही नहीं। ईसा शीशे में देखते हुए खुद से ही बातें करने लगी। मुझे कहता है मैं क्यूट लगती हूँ। तू क्यूट लगती है क्या ईसा? वैसे समर ने कहा है तो तू 100% क्यूट लगती ही होगी। हमेशा तुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देता रहता है, पर जब कॉम्प्लीमेंट देता है तो अच्छा भी तो लगता है। काश मैं तुमसे बता पाती समर कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा। वो अपने ही धुन में कहते हुए बालकनी की तरफ मुड़ी। समर सामने ही खड़ा था। वो जल्दी ही शीशे के सामने मुड़ी। ओ नो, इसने मेरी बात सुन तो नहीं ली। समर ने फ़ोन पॉकेट में रखा और अंदर आते हुए कहा,
मुझे कह रही थी मैं पागलों वाली हरकतें कर रहा हूँ और अभी तुम अपने आप से पागलों की तरह क्या बातें कर रही थी। तुमने कुछ सुना क्या? ईसा ने पलट कर कहा। नहीं, वो फोन पर बात करने में बिजी था। क्यों, सुनना था क्या? और ये अपने से ही बातें करने की आदत कहाँ से लग गई? समर हंसता हुआ कहा। ईसा ने चैन की सांस ली और कहा, मैं खुद से बातें करूं या कुछ भी करूं, वो मेरी मर्जी है। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो जाना। समर ने कहा, अपनी तरफ समझ रखा है क्या? मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होती, ये तुम्हारी आदत है। ईसा ने बालों को ड्रायर करते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी गलती ही गिनवाया करो। मैं तुम्हारे लिए कितनी चीजें करता हूँ पर कभी कहता नहीं। समर चिढ़के गया। देखो, हो गए ना गुस्सा? ईसा स्माइल करते हुए कही। हाँ, बहुत बढ़िया, कह के समर जाने के लिए आगे बढ़ा। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बहुत ही प्यार से कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। हर प्रॉब्लम में, हर तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में तुम मेरा साथ देते हो। मेरा हमेशा मुझे मोटिवेट करते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसका भी ख्याल रखते हो। शायद कहने लगूं तो पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी तुम्हारी तारीफ में। समर को ईसा की बातें सीधे उसके दिल को छू रही थी। वो उसकी बातों में पूरी तरह से खो चुका था। तभी नीमा जी ने दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों होश में आए। कैसी हो बेटा? तुम्हारे लिए दलिया बना के लाई हूँ, नीमा जी ने अंदर आते हुए कहा। ओह, पिया ने आपको भी बता के परेशान कर दिया ना? ईसा ने कहा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम मेरी बेटी हो। चलो जल्दी से खा के आराम करो, आज कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीमा जी ने प्यार से कहा। जी आंटी, ईसा ने कहा। नीमा जी ने उसके चेहरे को हाथ से में लेते हुए कहा, मैं भी थोड़ी देर में तुम्हें जूस भिजवाती हूँ। ये फंक्शन की भाग दौड़ नहीं होती तो पूरा दिन तुम्हारे पास ही बैठती, पर क्या करूँ बेटा, बिजी हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हल्का सा सर्दी हुआ है। आप बेफिक्र रहिए आंटी, यहाँ बहुत लोग हैं मेरा देखभाल करने वाले। ईसा समर की तरफ देखती हुई कही। नीमा जी उन्हें देखते ही समझ गई। हाँ, वो तो मुझे पता ही है। अच्छा, मैं नीचे ही हूँ, कुछ भी ज़रूरत हो बेझिझक आवाज़ दे देना। नीमा जी वहाँ से चली गईं और पीछे छोड़ गई दलिया, जिसे देखकर ईसा अजीब सा मुंह बनाने लगी। मुझे ये दलिया वलिया नहीं खाना, ईसा ने बच्चों जैसे कहा। कल से अच्छा खाना ही मिलेगा, पर आज तुम्हें डॉक्टर ने लाइट ही खाने को कहा है, समर ने ईसा से कहा। ईसा ने उसे गुस्से से देखा और कहा, कहा नहीं है खाना, मतलब नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ, फिर वीकनेस होगी तो डॉक्टर तुम्हें मल्टीविटामिन्स का इंजेक्शन लगाने आएगा, उसके लिए तैयार रहना। समर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, लगवा लूंगी, पर ये दलिया नहीं खाऊंगी, कितना बोरिंग है ये, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, इसे खा तो मैं और ही बीमार पड़ जाऊंगी। ईसा ने दलिया को देखकर कहा। समर ने कहा, ओ मैडम, एक नहीं चार चार इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, समझी कि नहीं? जो भी हो लगवा लूंगी, लेकिन ये दलिया किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगी, और तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो एक इंजेक्शन से डर जाऊं, ईसा ने कहा। 4 इंजेक्शन की धमकी देकर डराया, फिर भी नहीं मानी। मुझे तो एक ही इंजेक्शन देखकर डर लगता है, और ये लड़की है कि इसे डर ही नहीं लगता। हाँ, इसे माँ का नाम लेकर डराना पड़ेगा, समर मन ही मन सोच रहा था। सुनो, जाते वक्त ये दलिया अपने साथ लेते जाना, ईसा कहते हुए बेड पे बैठ गई। वो अपनापन मोबाइल चेक करने लगी। समर ने शरारत से कहा, ठीक है, माँ को कह दूंगा
कि आपने दलिया अच्छा नहीं बनाया, इसलिए इसे ईसा ने नहीं खाया। ये सुन के ईसा भागकर समर के पास आई और उसके हाथों से दलिया के प्लेट छीनते हुए कही, कितने प्यार से उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाल के बनाया है। माना कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं उन्हें हर्ट थोड़ी ना कर सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, मैं तो वैसा ही बोलूँगी। हाँ, अगर तुम खा लो तो बात अलग है। समर स्माइल करते हुए कहा। ईसा ने उसे कोनी मारते हुए कहा, तुम इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो ना? जो समझो खाना है तो तुम्हें यही पड़ेगा। समर ने कहा, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो मैं चला उन्हें कहने। ईसा अपना पैर पटकते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो, खा लूंगी, अब जाओ यहाँ से। सॉरी, समर ने मुड़कर कहा। भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी, तुम्हें तो मैं बाद में ही देखूंगी, पर पहले ये दलिया गले से नीचे उतारना होगा। हे भगवान, शक्ति देना मुझे, ईसा ने कहा और दलिया खाने लगी। समर हंसता हुआ वहां से नीचे चला गया। सबके साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। ईसा की तबीयत खराब है, ये सुन के विक्रांत जी और देवेन जी, राहुल तीनों ही रूम में आ गए। ईसा अपने रूम में बेड पे सिर टिकाए आंख बंद किए बैठी थी। विक्रांत जी और देवेन जी आके उसके पास बैठ गए। राहुल उसके बगल में आ गया। उन तीनों के आते ही ईसा का ध्यान टूटा। देवेन जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कल रात से बीमार थी, कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ, बताना चाहिए था ना। वैसे अब तबीयत कैसी लग रही है? विक्रांत जी ने कहा, अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप सब बेकार की चिंता कर रहे हैं। वैसे भी समर ने रात को ही डॉक्टर को बुला लिया था, मेडिसिन खा ली है और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपके साथ समर भाई जो थे, ठीक तो होना ही था। वो सबकी बहुत केयर करते हैं, राहुल ने कहा। हाँ, वो तो है, देवेन जी ने कहा। विक्रांत जी थोड़ा सीरियस होते हुए कहें, आगे की सारी रस्म और शादी अब रिजॉर्ट से ही होगी। बेटा, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं लगे तो बताना, मैं समधी जी से रिक्वेस्ट करके संगीत का फंक्शन यहीं घर के ऑर्गेनाइज करवा दूंगा। ईसा विक्रांत जी को देखते हुए कही, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप मेरी वजह से पिया का संगीत फंक्शन यहाँ से क्यों करवाएंगे? मैं अभी तो कहा ठीक हूँ मैं, और ठीक नहीं भी होती तो मैं यहीं रह जाती, और तुझे लगता है कि हम तुझे यहाँ छोड़ के चले जाते? एक बेटी यहाँ रहती और एक बेटी वहाँ, ऐसे थोड़ी ही होता है। विक्रांत जी ने बहुत प्यार से कहा। ईसा को विक्रांत जी की बातें सुन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सोचने लगी, अंकल मुझे इतना मानते हैं कि अपनी बेटी का फंक्शन का जगह ही चेंज करवाने की सोच लिए, बिना किसी चीज़ की फिक्रिए कि उन्हें राम के पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा। उठ के विक्रांत जी की गोद में लेट गई। शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आप सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बने, ईसा लेटे हुए कही। विक्रांत जी उसके सिर पे हाथ रखा और कुछ सामने देख के सोचते हुए कहें, नहीं बेटा, गलत बोल रही हो। शायद मैंने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो पूरे परिवार का मैं हिस्सा हूँ। कहते हुए विक्रांत जी थोड़ा भावुक हो गए थे। उन चारों ने कुछ देर बातें की, फिर सब उठ के ईसा के रूम से बाहर चले गए। राहुल पलटकर फिर वापस आया और कहा, दीदू आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम संगीत के फंक्शन में धमाल मचा देंगे। ईसा हंसते हुए कही, हाँ हाँ जरूर, अब नीचे जाओ और अंकल के साथ रहना, उन्हें बाकी के कामों में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जी दीदू, कहते हुए राहुल जाने लगा। राहुल नीचे चला गया। नीमा जी जल्दी से राहुल के पास आकर कहा, बेटा आज हमारे कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। समर ऑलरेडी सब देख रहा था, ऊपर से उसका ऑफिस तो
तुझे ही उन्हें पर्सनली रिसीव करने जाना होगा। माँ मैं चला जाऊँगा, पर आ कौन रहा है? राहुल ने कहा। नीमा जी ने लंबी सांस ली और कहा, बिंद्रा दीदी आ रही हैं। राहुल का चेहरा एकदम से उतर गया। वो मायूस होते हुए कहा, मतलब घर की शांति पूरी तरह से भंग होने वाली है। बुआ जी को इनवाइट करना जरूरी था क्या? वो तेरे पापा की बहन है, इनवाइट कैसे नहीं करते? और बड़ों के बारे में ऐसे नहीं कहते। नीमा जी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि वो आए। मैं नहीं जाऊंगा उन्हें रिसीव करने। बात बात पर सुनाने लगती हैं। आप तो उनकी आदत जानती हैं। फिर भी, राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। नीमा जी ने इस बार उसे सख्ती से कहा, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। तू ही जाएगा। उनकी ट्रेन शाम को 5 बजे स्टेशन पहुंचेगी, याद रखना। नीमा जी कहकर वहां से चली जाती हैं। माँ को भी उन्हें लेने मुझे ही भेजना था। राहुल आज तो तू बुरा फंसा। अब तैयार हो जा अपनी डिफिकल्ट बुआ को झेलने के लिए। राहुल गुस्से में अपने रूम में चला गया। विक्रांत जी लिविंग रूम में अकेले बैठे थे। नीमा जी वहीं से गुजर रही थी और उसी वक्त उनकी नज़र विक्रांत जी में पड़ी। वो अंदर आते हुए कहीं, ऐसे यहाँ खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ हुआ है क्या? अगर कुछ नहीं बताया तो बहुत कुछ हो जाएगा नीमा जी। विक्रांत जी सामने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। ईसा के बारे में? नीमा जी कहते हुए रुक गईं। बहुत भरोसा करती है हम सब पर, खासकर मुझ में। मैं नहीं चाहता उसका यह भरोसा हम में से कभी टूटे। पिया जैसी वो मेरी भी बच्ची ही है। मैं 2-3 दिनों में उसे सब कुछ बता दूंगा। विक्रांत जी कहते हुए भावुक हो गए। पर देव भाई साहब से पूछे बगैर अगर उससे बात हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका वेट नहीं करूंगा। मैं ईसा को और अंधेरे में नहीं रखूंगा। उसकी माँ का सच जानने का उसका पूरा अधिकार है। विक्रांत जी को कहते हुए जोर से खांसी आने लगी। नीमा जी ने जल्दी से विक्रांत जी को पानी दिया। अच्छा ठीक है, आप वहीं करिए जो आपको सही लगे, लेकिन ये सब के बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत मत खराब करिए प्लीज़। विक्रांत जी ने पानी पिया और कहा, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। नीमा जी कुछ सोचते हुए उनके बगल में बैठ गईं। उन्हें अचानक यूं चुप देखकर विक्रांत जी ने पूछा, क्या हुआ? अब तुम एकदम से टेंशन में क्यों आ गई? बिंद्रा दीदी आ रही हैं, बस उसी के बारे में सोच रही थी। मैं तो उन्हें अच्छी तरह से समझती हूँ, पर बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते। कहीं कोई बवाल ना हो जाए। नीमा जी ने नजरें नीची करते हुए कहा। विक्रांत जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है बिंद्रा की बोली शुरू से ही बहुत कड़वी रही है, पर दिल से बुरी नहीं है। और बस 4 दिन की तो बात है, शादी अटेंड करके चली जाएंगी। नीमा जी विक्रांत की तरफ देखते हुए कही, ये बात आप और मैं जानते हैं, लेकिन इन बच्चों को कैसे समझाएं? कहीं गलती से उनको जवाब दे दिया ना तो क्या करेगी वो तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। विक्रांत जी हल्का मुस्कुराते हुए कहें, मेरी बहन की बुराई कर रही हो? नीमा जी भी मुस्कुराते हुए कहीं, मैंने ऐसे नहीं किया, पर हाँ एक बात तो है, शादी के बाद उन्होंने भी मुझे कम ताने नहीं सुनाए हैं। विक्रांत जी अच्छे से समझ गए कि अगर वो थोड़ी देर तक और यहाँ रुक गए तो नीमा जी उनकी बहन की सारी गलतियाँ एक एक करके गिनवाएंगी। फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो किसका पक्ष लें, बीबी का या अपनी बहन का। विक्रांत जी उठे और कहे, पिताजी बुला रहे हैं, शायद कुछ काम होगा, मैं देख के आता हूँ। कहते हुए वो वहाँ से खिसक गए। नीमा जी मन ही मन कहती हैं, हे भगवान मेरे घर में शांति बनाए रखिएगा, कुछ भी गड़बड़ मत होने दीजिएगा। शाम के 4 बज रहे थे। ईसा अपने रिलीज हुई नॉवेल की
रिव्यू पढ़ रही थी। लोगों ने उसके नॉवेल को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। उसने कुछ रिव्यू को सिलेक्ट किया और अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट करने लगी। उसी वक्त राहुल उसके रूम में आते हुए कहा, दीदू मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? हाँ सुन, एक चॉकलेट आइसक्रीम लेते आना, गर्मी बहुत है, ईशा ने कहा। नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और समर भैया ने भी कहा है आपका अच्छे से ध्यान रखने के लिए। उन्होंने आपको ठंडा चीज देने से मना किया है। और कुछ चाहिए तो कहिए, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। समर का नाम सुनकर ईशा ने चिढ़ते हुए मन ही मन कहा, पहले तो जबरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल करके दलिया खिलवाया और अब राहुल को कहकर मुझ पर नजर रखवा रहा है। आए तो जरा शाम को अच्छे से बताती हूँ। कुछ कहा आपने? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, वैसे जा कहाँ रहा है? ईशा ने कहा, एटम बम लाने, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। राहुल मुंह बनाते हुए कहा और चला गया। एटम बम, कुछ भी कहता रहता है ये लड़का, इसकी बातें तो मेरे समझ से बाहर हैं। ईशा उसकी बात पर मुस्कुराते हुए अपने नॉवेल का रिव्यू देखने लगी। राहुल टाइम पर स्टेशन पहुंच चुका था। प्लेटफार्म पर ट्रेन आई। कई पैसेंजर के उतरने के बाद एक लेडी उतरी जिसकी आंखों में पावर वाला चश्मा, सिर पर घूंघट और कानों में वाइट टॉप्स थे। उसने लाइट पिंक साड़ी पहनी हुई थी। वो और कोई नहीं बल्कि राहुल की ही बुआ जी थी। राहुल दौड़ता हुआ उनके पास जाकर उनका सामान लिया और पैर छू के आशीर्वाद लिया। खुश रहो बेटे। ये क्या तेरी माँ तुझे कुछ खिलाती पिलाती नहीं है क्या? कितना ज़्यादा दुबला हो गया है। बिंद्रा जी ने कहा। तो अच्छा ही है ना बुआ जी, ज़्यादा मोटा होना सही थोड़ी ही होता है। राहुल ने सामान उठाते हुए कहा। हाँ, हमेशा की तरह अपनी माँ की ही साइड तो लेगा तू। बिंद्रा ने उसकी गाल खींचते हुए कहा। ओ गॉड बुआ जी, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए, राहुल ने कहा।